ये कहानी है आज से 15 साल पहले की, जब एक बहुत बड़ा सूरज से निकला धमाका सोलर फ्लेयर हुआ था, जिसने ओजोन परत को नष्ट कर दिया था। इसके चलते धरती का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और सूरज की खतरनाक किरणों अल्ट्रावायलेट रेज ने धरती का तापमान 66 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया, जिससे ज्यादातर इंसान, पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो गए। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर धूल भरी आंधी में शायद खाने की तलाश में घूम रहा है। तभी उसकी कलाई पर लगी मशीन उसे चेतावनी देती है कि यहाँ रेडिएशन बहुत ज्यादा है। इसके बाद वह अपने डॉग जैसे दिखने वाले रोबोट के साथ एक बंद स्टोर में जाता है, जहां उसे एक इंसान की लाश मिलती है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर आगे बढ़ता है और देखता है कि स्टोर पहले ही लूटा जा चुका है। फिर भी उसे थोड़े से डॉग फूड के पैकेट मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वह कहता है, लगता है आज कोई बहुत खुश होने वाला है। फिर वह स्टोर की दीवार पर एक निशान बनाता है, जिससे पता चलता है कि वह यहाँ आ चुका है। इसके बाद वह अपना ट्रक लेकर शहर की ओर बढ़ता है और रास्ते में खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ मस्ती से आगे बढ़ता है। तभी उसकी डिवाइस फिर से बजने लगती है और सामने एक बहुत बड़ा धूल का तूफान उसकी तरफ तेजी से आता दिखता है। तो वह फौरन ट्रक मोड़ता है और अपने ठिकाने की ओर भागता है। आखिरकार वह समय रहते सुरक्षित पहुंच जाता है। यह आदमी है फिंच, जो पहले एक रोबोट बनाने वाली कंपनी में इंजीनियर था और अब उसी पुरानी फैक्ट्री में अपने डॉग और एक सहायक रोबोट के साथ रहता है। उसी कंपनी की फैक्ट्री में जहां वह पहले काम करता था। अब वह अपने डॉग को खाना देता है और फिर लेबोरेटरी में जाता है। वहां से वह कुछ जरूरी किताबें उठाकर उन्हें स्कैन करता है। दरअसल फिंच एक इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट ह्यूमनॉइड पर काम कर रहा है, ताकि उसके मरने के बाद यह रोबोट उसके डॉग का ख्याल रख सके, क्योंकि फिंच एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है जो कभी भी उसकी जान ले सकती है। इसीलिए वह चाहता है कि रोबोट जल्द से जल्द तैयार हो जाए। फिर एक दिन फिंच को अपने काम में सफलता मिलती है और रोबोट बोल उठता है। ये देखकर फिंच बहुत खुश हो जाता है और अपने डॉग से कहता है, मुबारक हो, तुम्हें एक नया दोस्त मिल गया। इसके बाद फिंच रोबोट से कुछ जरूरी सवाल पूछता है। रोबोट बताता है कि उसके 4 नियम हैं। पहला यह है कि कोई भी रोबोट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और न ही किसी वजह से इंसान को चोट लगने देगा। फिंच कहता है, ठीक है, अब मुझे चौथा नियम बताओ। रोबोट बताता है कि अगर फिंच वहां मौजूद नहीं होता तो वह डॉग की पूरी देखभाल करेगा और किसी भी हालत में डॉग को कुछ नहीं होने देगा। यह नियम सबसे जरूरी है। सवाल जवाब चल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक बिजली चली जाती है। फिंच छत पर जाकर लाइट ठीक करता है, तभी देखता है कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वह नीचे आता है और रोबोट को मौसम की मशीन वेदर स्टेशन से जोड़ देता है और कहता है, मुझे मौसम की पूरी जानकारी दो। रोबोट बताता है कि तूफान अगले 24 घंटे में यहां पहुंच जाएगा और बहुत ही खतरनाक होगा। यह तूफान अगले 40 दिन तक चलेगा। यह सुनकर फिंच और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर वे यहीं रुके तो शायद बच नहीं पाएंगे। इसलिए वह तय करता है कि अब यहां से निकलना पड़ेगा। फिर वह नक्शा ध्यान से देखता है और उसे लगता है कि पश्चिम की दिशा वेस्ट उनके लिए सबसे सही रहेगी। वह अपने डॉग गुडियर से कहता है, हम सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। अगर किस्मत साथ दी तो वहां शायद खाने और रहने की जगह मिल जाएगी। तभी फिंच की नाक से खून गिरने लगता है, जो इस बात का इशारा था कि अब उसे जल्दी करना होगा। फिर वह रोबोट को तैयार करता है, लेकिन तूफान के आने तक उसमें सिर्फ 72% जानकारी ही डाल पाता है। यानी रोबोट के पास अभी पूरा ज्ञान नहीं होता। इस वजह से उसे सीखने की जरूरत थी। फिंच उसे चलना सिखाता है। जैसे जैसे फिंच चलता है, रोबोट भी उसकी नकल करता है। फिर फिंच खाने पीने की चीजें और दवाइयां लेकर अपनी वैन में पहुंचता है और ये लोग सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। फिंच की वैन एक खास तरह की बदली हुई मॉडिफाइड वैन होती है, जो बाहर की गर्मी और रेडिएशन से सुरक्षित रहती है। अब ये लोग सफर का मजा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में रोबोट खाली शहरों को देखकर पूछता है, सब लोग कहाँ गए? फिंच जवाब देता है, ये लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। फिर फिंच एक सुरक्षित जगह देखकर गाड़ी रोकता है और रोबोट से कहता है, चलो तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। इसके बाद ये लोग खाने की तलाश में एक पुराने थिएटर के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें कुछ पॉपकॉर्न मिलते हैं। फिंच उन्हें लेकर बाहर आता है और जैसे ही प्लेट पर रखता है, वे पॉपकॉर्न अपने आप उछलने लगते हैं। असल में फिंच रोबोट को यह दिखाना चाहता था कि बाहर का तापमान कितना ज्यादा है। तभी ये लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। फिंच फौरन वहां से निकल जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि तूफान की रफ्तार बहुत ज्यादा है और वे बचकर नहीं भाग पाएंगे। इसीलिए वह वैन को एक तरफ लगाता है
और उसे बचाने के लिए चारों ओर कीलें ठोंक कर केबल से बांध देता है। रोबोट भी उसकी मदद करता है और तूफान आने से पहले वे वैन को पूरी मजबूती से बांध देते हैं। तूफान इतना तेज होता है कि वैन हवा में उठने लगती है, कई रस्सियां टूट जाती हैं, लेकिन किस्मत से वे बच जाते हैं। तूफान थमने के बाद फिंच बाहर आता है और देखता है कि वैन का एक टायर खराब हो चुका है। यह देखकर वह परेशान हो जाता है, क्योंकि उनके पास दूसरा टायर तो था, लेकिन उसे बदलने के लिए जैक नहीं था। तभी वह रोबोट फिंच की मदद कर देता है और अपने एक हाथ से ही वैन को ऊपर उठा लेता है, जिससे फिंच आराम से गाड़ी का टायर बदल पाता है। अब रोबोट की मदद पाकर फिंच को बहुत अच्छा लगता है। वह कहता है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें एक नाम देना चाहिए। फिंच उसे जेफ नाम देता है। फिर ये लोग रात को वहीं रुक जाते हैं। फिंच अपना सूट ठीक करता है और जेफ को कुछ जरूरी बातें सिखाता है। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, वैन की छत पर लगे सोलर पैनल अपने आप खुल जाते हैं। तभी फिंच की नींद खुलती है और वह देखता है कि जेफ डॉग की नकल कर रहा है। फिंच कहता है, सुबह सुबह इतना शोर मत करो। जेफ कहता है, मुझे लगता है कि डॉग मुझे पसंद नहीं करता। फिंच जवाब देता है, ऐसा नहीं है, बस उसे तुम पर अभी भरोसा नहीं हुआ है। अब फिंच अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी जेफ ड्राइव करने की बात करता है। फिंच कहता है, नहीं, तुम अभी कल ही पैदा हुए हो। फिर फिंच वैन को एक रेस्टोरेंट के सामने रोकता है और कहता है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, तुम यहीं रहकर वैन का ध्यान रखना। फिर वह वैन से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, जहां उसे जोर जोर से खांसी आने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जेफ की आवाज सुनकर डॉग भी उसके पास आ जाता है। अब वैन में जेफ अकेला रह जाता है और तभी उसका तेज दिमाग चलने लगता है। वह कूदकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। जब फिंच बाहर वैन को चलते हुए देखता है, तो वह दौड़ता हुआ बाहर आता है और देखता है कि जेफ ने वैन को एक गाड़ी से टकरा दिया है। लेकिन क्योंकि फिंच यूवी सूट के बिना तेज धूप में बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वह वहीं खड़े होकर जेफ से बात करता है और कहता है, तुम अभी वैन चलाने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए मेरा यूवी सूट मुझे ला दो ताकि मैं वैन तक पहुंच सकूं। लेकिन जेफ उसकी बात को सही से नहीं समझ पाता और दोबारा से वैन को चला देता है और फिर से टकरा देता है। यह देखकर फिंच को बहुत गुस्सा आता है। वह जेफ को पास बुलाता है और जैसे ही अपना हाथ धूप में बाहर निकालता है, उसकी त्वचा जलने लगती है। फिंच कहता है, माना कि तुम कल ही बने हो, लेकिन अब तुम्हारे बड़े होने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है ताकि तुम इस डॉग का ध्यान रख सको, क्योंकि यह तुम्हारी तरह धूप में जिंदा नहीं रह सकता। अब फिंच अपना सफर आगे बढ़ाता है। तभी उसे महसूस होता है कि अब वक्त आ गया है जेफ को गाड़ी चलाना सिखाने का। वह उसे ड्राइविंग सिखाता है। जेफ की सीखने की ताकत बहुत अच्छी होती है और वह थोड़े ही समय में ठीक से गाड़ी चलाना सीख जाता है। ये देखकर फिंच बहुत खुश होता है। फिर रात होते ही ये लोग एक जगह रुकते हैं और वहां आग जलाते हैं। फिंच वहीं बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करता है। वह जेफ से कहता है, देखो, आसमान कितना सुंदर लग रहा है। अब तुम्हें अरोरा रियलिस देखने के लिए अलास्का जाने की जरूरत नहीं। तभी जेफ फिंच से सवाल करता है, अगर सूरज की रोशनी इतनी खतरनाक है, तो हम रात में सफर क्यों नहीं करते? फिंच उसे समझाता है, रात में चलना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। वे लोग दिन में छिपे रहते हैं और जैसे ही रात होती है, बाहर आकर दूसरों पर हमला करते हैं। वे हमें मारकर हमारा खाना और सामान छीन सकते हैं, इसीलिए हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए फिंच वैन के अंदर सोने चला जाता है, जबकि जेफ अब भी बाहर आग के पास बैठा रहता है। फिर अगली सुबह वैन से खांसने की आवाज आती है। जेफ अंदर जाकर देखता है कि फिंच उल्टियां कर रहा है और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है और एक गीला कपड़ा उसके माथे पर रखता है। हालांकि फिंच को डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन पास में कोई नहीं था, इसलिए जेफ वैन चलाकर सफर आगे बढ़ाता है। थोड़ी देर बाद वे एक शहर में पहुंचते हैं जो पूरी तरह सुनसान पड़ा था। जेफ वैन रोकता है और देखता है कि फिंच गहरी नींद में है। फिर वह डॉग रोबोट के साथ वैन से बाहर निकलता है और जरूरी चीजें ढूंढने अस्पताल जाता है, जहां उसे कुछ दवाइयां और एक जैकेट मिलती है। उधर जब फिंच की नींद खुलती है, तो वह देखता है कि उसके दोनों रोबोट वहां नहीं हैं। वह जल्दी से अपना सूट पहनता है और उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। उधर छोटा रोबोट एक खिलौना देखता है और जैसे ही उसे उठाने जाता है, वह एक छुपे जाल में फंस जाता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी फिंच बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है और देखता है कि वह छोटा रोबोट अब नहीं रहा। वह उसे हमेशा के लिए बंद कर देता है। तभी उसे जेफ मिलता है,
जिसने बहुत सी दवाइयां इकट्ठा कर ली थीं। फिंच कहता है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, ये जगह बहुत खतरनाक है। फिर वे दोनों जल्दी से बिल्डिंग से बाहर भागते हैं और वैन स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। उसी वक्त हमें एक दूसरी गाड़ी स्टार्ट होती दिखती है। शायद किसी ने इन्हें देख लिया था। फिंच अपनी सुरक्षा के लिए गन निकालता है। अब चलते चलते रात हो जाती है। तभी वह साइड मिरर में देखता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है। पीछा छुड़ाने के लिए फिंच वैन को हाईवे से नीचे उतार देता है। वह बहुत घबराया हुआ था। जल्दबाजी में जैसे ही वह वैन को एक पुल के नीचे से निकालता है, तो वैन ऊंचाई की वजह से वहां फंस जाती है और उसके ऊपर लगे सोलर पैनल टूट जाते हैं। अब फिंच बहुत डर जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी जेफ वैन से नीचे उतरता है और धक्का मारकर वैन को पुल के नीचे छिपा देता है। अब जब पीछा कर रहे लोग पास आते हैं तो उन्हें वैन दिखाई नहीं देती और वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद फिंच नीचे उतरता है और टूटे हुए सोलर पैनल्स को देखकर बहुत उदास हो जाता है। वह जेफ से कहता है, अब हम शायद कभी सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच पाएंगे। जेफ कहता है, तुम ऐसे हार मत मानो, मुझे तुम पर भरोसा है, हम जरूर गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंचेंगे। इसके बाद फिंच उसे एक कहानी सुनाता है। वह कहता है, जब धरती पर सूरज की खतरनाक किरणें पड़ी थीं, तो जो लोग जिंदा बचे थे उन्होंने चारों तरफ लूटपाट शुरू कर दी थी। मैं भी खाने की तलाश में एक मॉल गया था, लेकिन वहां पहले ही सब कुछ लूटा जा चुका था। फिर भी किस्मत से मुझे वहां नूडल्स का एक पैकेट मिल गया। तभी वहां एक 9 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ आई। उनके पास बहुत सारा खाना था, लेकिन उस बच्ची के हाथ में बंदूक थी। मैं डर के मारे छिप गया और उनके चले जाने का इंतजार करने लगा। तभी एक आदमी कार में वहां आता है। वह उनसे खाना छीनना चाहता है, लेकिन जब वे मना करते हैं तो वह आदमी उन्हें गोली मार देता है। दोनों की वहीं मौत हो जाती है। जब मैं उनके पास गया तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज उस बच्ची के बैग से आ रही थी। जब मैंने बैग खोला तो उसमें एक छोटा सा पिल्ला था। भूख ने इंसानों को हैवान बना दिया था, लेकिन मैं, एक डरपोक इंसान, सिर्फ देखता रह गया। ये कहानी सुनकर जेफ चुप हो जाता है। सुबह होते ही वे लोग फिर से सफर शुरू करते हैं। रास्ते में जेफ उन पोस्टकार्ड्स को पढ़ता है जो फिंच के पापा ने उसे भेजे थे। तभी अचानक एक तितली वैन की खिड़की से टकराती है। जब जेफ ये बात फिंच को बताता है तो फिंच बहुत हैरान हो जाता है। वह अपना एक हाथ वैन से बाहर निकालता है और देखता है कि वहां सूरज की तेज किरणें नहीं हैं। फिर वह वैन से बाहर आता है और इतना खुश हो जाता है जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। तभी एक और तितली उड़कर उसके हाथ पर बैठ जाती है। अब फिंच को यकीन हो जाता है कि यह जगह पूरी तरह सुरक्षित है, जहां कोई खतरनाक सूरज की किरणें नहीं हैं। अब फिंच अपने अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होता है और खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर खाना खाता है और उस पल को एंजॉय करता है। तभी जेफ कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि गोल्डन गेट ब्रिज वाला कार्ड तुम्हारे अंकल ने भेजा था, जबकि उसके पीछे तो डैड लिखा है। फिंच जवाब देता है, मेरे पापा आर्मी में थे, वो ऐसे ब्रिज बनाते थे, लेकिन मेरे जन्म से पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए। हम कभी उनसे मिल नहीं पाए। फिर एक दिन जब मेरा 15वां जन्मदिन था, मुझे यह पोस्ट कार्ड मिला जिस पर लिखा था कि वो मुझसे गोल्डन गेट ब्रिज पर मिलेंगे। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ही मैंने ये सूट खरीदा था, लेकिन हम कभी मिल नहीं पाए। मैंने इतने सारे पोस्ट कार्ड इसलिए संभाल कर रखे हैं क्योंकि मैं दुनिया घूमना चाहता था और उस ब्रिज पर जाकर उसकी खूबसूरती को देखना चाहता था, लेकिन मैं वो कर नहीं सका। हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं, जब समय होता है तो मौके को गंवा देते हैं। ये सुनकर जेफ कहता है, कोई बात नहीं, हम अभी वहां चलेंगे और साथ में घूमेंगे। फिंच कहता है, नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम इस डॉग का अच्छे से ख्याल रखोगे। ये सुनकर जेफ सिर हिलाकर हाँ करता है। अब फिंच डॉग के साथ खेलने लगता है और जेफ को भी साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन डॉग अभी भी जेफ पर भरोसा नहीं करता और हर बार बॉल लाकर फिंच को ही देता है। फिंच मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओगे। तभी अचानक फिंच को खून की उल्टी हो जाती है और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। वह समझ जाता है कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। वह जेफ से हाथ मिलाता है और जेफ भावुक होकर उसे गले लगा लेता है। फिंच के लिए ये पल बहुत भावुक होते हैं। वह ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता और फिर आराम करने के लिए वैन के अंदर चला जाता है। फिंच अपने आखिरी पल अपने डॉग के साथ बिताना चाहता था। वह उसे प्यार से सहलाता है और धीरे धीरे इस दुनिया को अलविदा कह देता है। उधर जेफ बाहर रखा सामान समेट रहा होता है। तभी उसे डॉग के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि फिंच अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद जेफ वहीं पर फिंच का अंतिम संस्कार करता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि गुडईयर बहुत उदास है। फिर जेफ उसे वैसे ही खाना खिलाता है जैसे फिंच उसे सिखा गया था। इसके बाद वह उसके साथ बॉल से खेलने लगता है,
धीरे धीरे जेफ और गुडईयर के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जेफ सैन फ्रांसिस्को की ओर निकल पड़ता है। लगभग 18 घंटे का सफर तय करने के बाद वे दोनों गोल्डन गेट ब्रिज पहुंचते हैं। हालांकि इस सफर में फिंच उनके साथ नहीं था, जो हमेशा से इस ब्रिज पर आना चाहता था। अब जेफ और गुडईयर पुल पर खड़े होकर वहां की सुंदरता को निहारते हैं। जेफ फिंच की याद में वह पोस्ट कार्ड पुल पर चिपका देता है, जिस पर उन तीनों का स्केच बना हुआ था। तभी उसकी नजर एक और नोट पर पड़ती है। उसमें किसी लड़की का नाम और एक पता लिखा होता है। साथ ही लिखा था, हम लोग सुरक्षित हैं। अगर कोई यह नोट पढ़ रहा है तो हम इस पते पर मिलेंगे। इसके बाद जेफ गुडईयर के साथ उस जगह की तलाश में निकल पड़ता है, ताकि वह बचे हुए लोगों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत कर सके। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।